प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 9 इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का यह छठा भाग है। इसमें आज आप सभी रूस की क्रांति के प्रमुख कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में आपने रूस की क्रांति की पृष्ठभूमि, रूस की क्रांति का परिचय आपने पढ़ा, तो आज उसकी क्रांति के प्रमुख कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल एक कारण हमने रूस की सामाजिक दशा के बारे में बताया था। आज दूसरे कारण से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि जो रूस की क्रांति के कारण थे वे अनेक कारण थे। उन अनेक कारणों में जो प्रमुख कारण है वह हम आपको बता रहे हैं। वैसे तो किसी भी चीज़ के सैकड़ों कारण होते हैं, लेकिन उनमें जो प्रमुख होते हैं उन्हीं की हम चर्चा करते हैं। तो रूस की क्रांति के जो निम्न 5 कारण हैं, उन 5 कारणों में पहला कारण हमने रूस की सामाजिक दशा के बारे में ये कल हमने पढ़ लिया था। आज हम दूसरे कारण से अध्ययन करेंगे। दूसरा जो कारण है औद्योगिक क्रांति। एवं उसके परिणाम। औद्योगिक क्रांति एवं उसके परिणाम। भाई बहनों, हम सभी जानते हैं कि यूरोप में, संपूर्ण यूरोप में औद्योगिक क्रांति पूरे बढ़ चढ़ करके और फैल चुकी थी। इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ। इंग्लैंड के बाद यूरोप के जर्मनी, इटली, फ्रांस और अन्य देशों में यह औद्योगिक क्रांति बड़े पैमाने पर फैल चुकी थी। बड़े पैमाने पर कारखानों का स्थापना हो चुका था, नगरीकरण हो चुका था, नगरों में लोग निवास करने लगे। उनमें जो शहर में रहने का जो एक विशेष रहन सहन जो होता है वह गुण और यूरोप के लोगों में विद्यमान हो चुके थे। यूरोप में गांव को नगरों में विकसित किया गया था, तो उसका प्रभाव, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के माहौल का प्रभाव रूस के लोगों पर भी पड़ा। और रूस में भी यद्यपि विलंब से औद्योगिकरण हुआ, लेकिन औद्योगिकरण होने से कल कारखानों की स्थापना हुई। गांव देहात से लोग कल कारखानों में काम करने के लिए गए और वहाँ पर और क्लबों की स्थापना किया। वहाँ नगरीकरण हुआ। नगरों में रहने का उनको एक प्रकार का अनुभव मिला। लोग शिक्षित समाज के बीच रहने लगे। शिक्षित समाज के बीच रहने से उनमें भी समझ विकसित हुई। वे भी राजनीतिक और आर्थिक धार्मिक बिंदुओं पर चर्चा करने लगे, क्लबों में जाकर के, चट्टी चौराहों पर जाकर के। और जैसे अपने यहाँ होता है कि दुकान पर, चौराहे पर कोई चाय की दुकान है, कोई होटल है, तो ऐसे जगह पर 4 लोग प्रतिदिन इकट्ठा होते हैं और समाज के बिंदुओं पर, राजनीतिक बिंदुओं पर, सरकारों पर चर्चा करते हैं। ऐसे ही वहां पर भी जो कंपनी में काम करने वाले कारीगर थे, वे कारीगर कंपनी से छुट्टी जब मिलती थी, काम से जब छुट्टी मिलती थी, तो चाय पीने, नाश्ता करने क्लबों में जाते थे, चट्टी चौराहों की दुकानों पर जाते थे और वहां देश, धर्म और समाज के बिंदुओं पर खुल करके चर्चा करते थे और वाद विवाद करते थे, डिबेट करते थे। और इस प्रकार से राजा के भी अत्याचारों पर चर्चा होने लगी और राजनीतिक बिंदुओं पर भी चर्चा होने लगी। अपने अधिकारों के प्रति भी लोग जागरूक हुए, अपने अधिकारों के लिए वो चर्चा करने लगे और इस प्रकार से उनमें एक राष्ट्रीय भावना जागृत हुई, एक सामाजिकरण की भावना जागृत हुई, समाजवाद की भावना जागृत हुई। और समाजवाद की भावना जागृत होने से वे राजा के, निरंकुश राजा के अत्याचारों के प्रति आवाज उठाए और सामूहिक रूप से एक लड़ने की
उसके विरुद्ध लड़ने की एक योजना बनाई और क्रांति जो वही योजना आगे चल करके 1917 ईस्वी की क्रांति के रूप में प्रस्फुटित हुई और उस क्रांति में बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया और देश में उस निरंकुश राजा आतताई राजा जार निकोलस द्वितीय के सत्ता की समाप्ति की। हमने पूर्व में बताया है कि 8 मार्च और एक मार्च की क्रांति और एक अक्टूबर की क्रांति, तो 8 मार्च को और जार निकोलस द्वितीय को अपनी सत्ता अपना पद त्यागने के लिए विवश होना पड़ा और रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना हुई, एक अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। और इसके बाद जो तीसरा कारण है पश्चिमी यूरोप का प्रभाव। अभी जो हमने बताया, अभी जो चर्चा किया और औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम, उसी से संबंधित एक विचार है पश्चिमी यूरोप का प्रभाव। वास्तव में हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध है और 1914 से 1918 ईस्वी तक लड़ा गया। उसी दौरान रूस में 1917 ईस्वी में क्रांति की शुरुआत हुई। तो रूसी सैनिक पश्चिमी यूरोप के और मित्र राष्ट्रों के साथ जर्मनी के जो धुरी राष्ट्र थे, जिसका नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये धुरी राष्ट्र थे और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, रूस था और अमेरिका था। तो फ्रांस था उसमें, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका। तो इस जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों की तरफ से रूस बाद में आया, सम्मिलित हुआ, उसकी सेना बाद में सम्मिलित हुई। तो उस पर चर्चा होती थी कि यह लड़ाई आखिर क्यों लड़ी जा रही है, प्रथम विश्व इतना बड़ा महायुद्ध हो रहा है, यह महायुद्ध क्यों लड़ा जा रहा है। तो उस पर चर्चा खुल करके यूरोपीय सैनिक करते थे, अर्थात मित्र राष्ट्रों के सैनिक करते थे। क्योंकि रूस की सेना मित्र राष्ट्रों के साथ थी, तो उस पर चर्चा होती थी खाली समयों में कि हम लोग और विश्व में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, राष्ट्रवादी विचार की स्थापना के लिए, समाजवादी विचार की स्थापना के लिए और अत्याचारी राजतंत्र की समाप्ति के लिए और लड़ाई लड़ रहे हैं, तानाशाही की समाप्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यह लड़ाई लोकतंत्र की और जनता के सरकार की स्थापना के लिए लड़ी जा रही है। तो रूस के सैनिकों का दिमाग खुला और वे भी अपने यहाँ वर्षों से चली आ रही राजतंत्र की प्रक्रिया का विरोध करने लगे, उस पर खुल करके चर्चा करने लगे और सैनिकों के माध्यम से आम जनमानस में यह विचार फैला। क्योंकि जो विचार होता है वह विचार हवा के समान होता है। यद्यपि उन विचारों को और उनके पश्चिमी यूरोपीय दार्शनिकों के विचारों को और सैनिकों के विचारों को रोकने का प्रयास जार निकोलस द्वितीय भरसक किया, लेकिन विचारों को कोई रोक नहीं पाता। विचार हवा के समान होते हैं, उनको रोकना असंभव है। वो धीरे धीरे किसी न किसी माध्यम से और जनमानस में फैल जाते हैं। तो वही हुआ, पश्चिमी यूरोप के जो दार्शनिक थे, लेखक थे, विचारक थे, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को हवा दी थी, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को सफल बनाया था, जिनके विचारों से फ्रांस की जनता और वहां के शासक लुई 16वें को परास्त करने के लिए, को उसको गद्दी से उतारने के लिए एकजुट हुई थी और सफल भी हुई। तो उन दार्शनिकों के पुस्तकों, उन दार्शनिकों के विचारों को रूसी सैनिकों के माध्यम से और आम जनमानस में पहुंचाया गया। और उसके बाद में राजा ने इसको रोकने का, राजा का नवनियुक्त प्रधानमंत्री स्टालिन था, जार निकोलस द्वितीय का नवनियुक्त प्रधानमंत्री, उसने भी अनेक अत्याचारपूर्ण नीतियों के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के विचारों को फैलने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रोक नहीं पाया। और वह विचार रूस की क्रांति को हवा दिए, रूस की क्रांति की आग को, ज्वाला को भड़काने का काम किया। तो इस प्रकार से पश्चिमी यूरोप का प्रभाव भी और रूसी क्रांति का एक प्रमुख कारण बनी। इसके बाद जो सामने आता है मध्यम वर्ग।
हम सभी जानते हैं भैया बहनों, जो मध्यम वर्ग होता है वह ना तो निम्न वर्ग की श्रेणी में जीवन यापन कर सकता है और ना तो उच्च वर्ग की श्रेणी में, क्योंकि उसकी जो आय होती है वो ऐसी होती है कि वह बीच के यानी निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच का जीवन वह जीता है। वह स्वाभिमानी होता है, मध्यम वर्ग स्वाभिमानी होता है और स्वाभिमानी होने के साथ साथ वह शिक्षा पर ध्यान देता है, अपने कौशल पर ध्यान देता है, अपने अधिकारों पर ध्यान देता है और वह अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, अपने बच्चों को भी शिक्षित करता है, स्वयं शिक्षित होता है, जो भी अच्छाइयाँ होती हैं उन अच्छाइयों को ग्रहण करने का प्रयास करता है। तो रूस में भी मध्यम वर्ग थे जिसमें लेखक, विचारक, चिकित्सक, वकील, शिक्षक, व्यापारी ऐसे वर्ग थे जो यूरोप के विचारों से प्रभावित थे और रूस में भी एक नई क्रांति लाना चाहते थे, एक नई विचारधारा की सरकार लाना चाहते थे जो पूरे समाज के हित की बात करे, पूरे समाज को लेकर चले, समाजवादी विचारधारा लाना चाहते थे। उसमें कार्ल मार्क्स भी थे, उसमें रूसो थे, ऐसे अनेक दार्शनिक विचारक थे और यूरोप के भी दार्शनिक विचारकों की पुस्तकों को और क्या कहते हैं रूस में अध्ययन करने के लिए और उसको रूसी भाषा में अनुदित किए, वो उनकी पुस्तकों को जो फ्रेंच भाषा में थी, जो जर्मन भाषा में थी, जो लैटिन भाषा में थी, उसको रूसी भाषा में अनुदित करके ये दार्शनिक लेखक रूस के ये मध्यम वर्ग के लोग प्रचारित प्रसारित किए और उन पुस्तकों को पढ़ने से, पश्चिमी यूरोप के विचारों, दार्शनिकों के विचारों को पढ़ने से रूस की जनता में एक राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ और उस राष्ट्रीय भावना ने और रूस की क्रांति को हवा दी, रूस की क्रांति को भड़काने का काम किया। तो इस प्रकार से 1917 ईस्वी की जो क्रांति रही, वह क्रांति पश्चिमी यूरोप के विचारों से प्रभावित रही और दार्शनिकों अर्थात मध्यम वर्ग के विचारों से प्रभावित रही, लेखकों के विचारों से प्रभावित रही। तो इस प्रकार से क्रांति में आग फूंकने का काम ये मध्यम वर्ग के लोग किए। इसके पश्चात जो आता है अगला महत्वपूर्ण कारण वह है चौथा, ये था मध्यम वर्ग का उदय। पांचवा 1905 ईस्वी की क्रांति। तो हम सभी जानते हैं कि रूस में 1917 ईस्वी में एक बड़ी क्रांति हुई, लेकिन उसके पूर्व जैसे भारत में अनेक 1857 के पहले अनेक विद्रोह हुए थे, वैसे एक बड़ा विद्रोह रूस में भी हुआ था जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध सन 1905 ईस्वी में। सन 1905 ईस्वी में दिन 22 जनवरी सन 1905 दिन रविवार को एक शांतिपूर्ण जुलूस पादरी गोपेन के नेतृत्व में राजा के महल सेंट पीटर्सबर्ग के सामने एकत्रित होकर, उसमें लाखों की संख्या थी, एकत्रित होकर अपने अधिकारों की मांग शांतिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर रहा था और राजा के अत्याचारपूर्ण नीतियों का विरोध कर रहा था। राजा अर्थात जार निकोलस द्वितीय क्रुद्ध होकर के इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को देख करके उसको यह लगा कि यह भीड़ हमारे महल पर अटैक करने आ रही है, आक्रमण करने आ रही है और उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हुए। यह मजदूरों का एक दल था जो बीवी बच्चों सहित शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहा था और अपनी मांग, अपनी मजदूरी की मांग, अपने अधिकारों की मांग राजा के सामने रख रहा था। लेकिन राजा ने और संवेदनहीन होकर के
क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया और उस क्रूरतापूर्वक व्यवहार में हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हो गए। रूसी इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार की घटना कहा जाता है, क्योंकि उस दिन रविवार था 22 जनवरी सन 1905 ईस्वी को। और खूनी रविवार की घटना के बाद जब पूरी जनता भड़क उठी तो राजा ने क्षमा मांगी और यह कहा कि हम यह जान करके और गोली चलाने का आदेश दिए कि यह भीड़ हमारे ऊपर, हमारे महल के ऊपर हमला कर रही है। इस नाते से, और यह नासमझी में हुआ, न जानकारी में हुआ, राजा ने बड़ी कूटनीति से और जनता के दिल को जीत लिया। जनता और उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया, कहा हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। जनता फिर राजा के जार निकोलस द्वितीय के छलावे में आ गई और मान गई। और धीरे धीरे राजा ने, जार निकोलस द्वितीय ने जनता को दबाने का प्रयास किया, उसमें विद्रोह फैलाने का प्रयास किया। लेकिन आगे के जो दार्शनिक थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, विचारक थे, लेखक थे, और खासकर लेनिन था बोल्शेविक दल का नेता, उसके नेतृत्व में, और फिर जाकर के 1917 ईस्वी में ये क्रांति हुई। 1917 ईस्वी की क्रांति 2 चरणों में हुई, एक फरवरी की क्रांति, एक अक्टूबर की क्रांति। फरवरी की क्रांति में राजा अपने पद को त्याग करके और रूस छोड़कर जाने के लिए विवश हुआ। रूस में एक अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। अक्टूबर की क्रांति में जो बोल्शेविक दल के सरकार की स्थापना हुई, रूसी प्रजातांत्रिक दल की स्थापना हुई, समाजवादी सरकार, साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व लेनिन कर रहा था। तो इस प्रकार से जो रूसी क्रांति थी, वह रूसी क्रांति रूस के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके ये प्रमुख कारण आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसका जो लेख है मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ वीडियो के साथ में, इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा और वीडियो को सुन करके, देख करके समझिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।